Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do chapter 10, that is reaching the age of adolescence. So let's start with the chapter. In the previous chapter you have learned that how animals reproduce. मतलब पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ये तभी होता है जब वो एग्रोइंग यूपी करते हैं, मतलब कि एजेस टू एजेस सब में चेंजेस आने लगते हैं और बहुत दूसरे एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर ह्यूमन बीइंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक सर्टेन एज के बाद ही. इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे चेंजेस जो कि टेक प्लेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में जब जो पर्सन है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए. चैप्टर 9 में आपने लर्न किया था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उनका रोल, कि कैसे जो हार्मोन्स है वो प्ले करते हैं, कि वो चेंजेस कैसे लाते हैं एक चाइल्ड से एडल्ट होने में. तो अब है एडोलसेंस और प्यूबर्टी. सो लेट्स स्टार्ट. बुजू वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. तो बुजू जो है वो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट करा था. जैसे उसके सारे फ्रेंड्स चले गए तो बुजू अब पहेली चैट कर रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ. तो पहेली ने स्टडी किया था कि जो सारी गर्ल्स है स्कूल में, सारी गर्ल्स स्कूल में स्टडी करती है. फिर वो सारे हंसने लगे और उसने रिमार्क करा था कि जो बुजू उसके स्कूल के फ्रेंड्स हैं जहाँ पे वो मिली थी उसके पिछले 1 साल बाद, तो वो एक सडनली शॉर्ट अप हो गए थे उनकी हाइट में. कुछ जो थे वो बहुत फ़नी लग रहे थे उनके हेयर लाइन की तरफ और उनके लिप्स के ऊपर. और उनकी जो मदर थी फिर उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो बॉयज़ है ना वो मतलब बड़े हो गए हैं, तो ये जो ग्रोथ है ना ये तो ग्रोथ ही डे 1 से स्टार्ट हो जाती है. जैसे आप पैदा होते हो वैसी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, पर ये क्रॉस करती है 10 एज या फिर 11 एज. तो फिर तभी एक स्पर्ट ग्रोथ आ जाता है जो कि नोटिसेबल होता है. मतलब 10 या 11 एज के बाद एक स्पॉट आ जाता है जहाँ पे जो एज है वो ग्रो होने लगती है. तो जो चेंजेस है टेक प्लेस होता है हमारी बॉडी में और पार्ट जो कि ग्रो कर रहा है. ये इंडिकेट करता है कि जो आप कोई भी चाइल्ड नहीं हो, अब आप एडल्ट होने लग गए हो. जब आप ग्रो करते हो ना तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. तो ये एक पीरियड ऑफ लाइफ होती है जब बॉडी अंडरगो करती है चेंजेस और ये लीड करती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का, जिसको हम एडोलसेंस भी कहते हैं. जो एडोलसेंस है ये बिगिन करता है 11 एज की तरफ. 11 एज से स्टार्ट होता है और वो 18 या 19 एज में ख़त्म हो जाता है. इस पीरियड में आप कवर करते हो 18 से, तो मतलब इस पीरियड में आप कवर करते हो 80 से, मतलब 13 से 18 या फिर 19 एज की उम्र में. तो एडोलसेंस जो है इनको हम 18 निगर्सीज भी कहते हैं. बहुत सारी जो गर्ल्स में जो एडोलसेंस है ना ये बिगिन करती है पहले ईयर से और दो साल पहले से बॉयज़ में. तो ये जो पीरियड ऑफ होती है एडोलसेंस का ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. तो जो ह्यूमन बॉडी है ये अंडरगो करती है बहुत सारे चेंजेस जब एडोलसेंस होता है. तो जो चेंजेस है ये मार्क करते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. ठीक है. तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज होता है ये रिमार्क करता है कि जो प्यूबर्टी है बॉय और गर्ल्स में वो बहुत ही कैपेबल हो गया है रिप्रोडक्शन के लिए. जो प्यूबर्टी है वो एंड करता है जब एडोलसेंस रीच करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को. अब आगे चेंजेस प्यूबर्टी में, मतलब जैसे कि आगे हाइट इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. और आगे बॉडी की शेप में चेंज आ जाता है, वॉइस में चेंज आ जाता है. तो अब हम वो आगे करेंगे. तो पहले हम ये करते हैं कि हाइट में इंक्रीज़ कैसे होती है. जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिशियस चेंज होता है जब जो प्यूबर्टी है वो एक सडन इंक्रीज़ होती है उनकी हाइट में. इस समय जो लॉन्ग बोन्स होती है ना वो जो बोन्स आर्म की बोन्स और लेग्स की वो इलोंगेट हो जाती है और वो पर्सन को टॉल बना देती है.
वैसे ही जो गर्ल्स ग्रो फास्टर होती है बॉय से, पर जो 18 ईयर्स होते हैं ना उनकी एज के बीच में वो ग्रो होती है। बोथ रीच करते हैं अपनी मैक्सिमम हाइट की तरफ। तो जो रेट होता है इनकी ग्रोथ का हाइट में वो वैरी करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। कुछ ग्रो करते हैं सडनली प्यूबर्टी में और कुछ फिर धीरे धीरे करते हैं। जब दूसरे ग्रेजुअली ग्रो करते हैं ना तो फिर उनका कोई भी मतलब कि कुछ लोग ग्रेजुअली करते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं और कुछ लोग की हाइट जल्दी से ग्रो होती है। तो वो जो पहेली है वो वरी करिए कि अगर मैं टॉलर हो गई तो मेरा जो फेस है वो छोटा हो जाएगा मेरी बॉडी से जब हम कंपेयर करेंगे। तो कोई भी चेंज नहीं होता कि वो पहेली को वरी करे। जो सारे पार्ट्स हैं ना बॉडी के वो सेम रेट में ग्रो नहीं करते। कभी कभार जो आर्म्स और लेग्स या फिर हैंड्स फीट तो जो होते हैं ना उनके एडोलेसेंट वो लुक करते हैं ओवरसाइज आउट ऑफ द प्रोपोर्शन हमारी बॉडी के साथ। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी की हाइट ग्रो कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हाथ भी ग्रो करेंगे, है ना, हमारी बॉडी की मतलब कि जैसे कि लेग्स ग्रो करेंगे, है ना, फीट ग्रो होगी हमारी, ठीक है, और हैंड्स ग्रो होंगे हमारे, और भी ये सब ग्रो भी होगा, ठीक है। बट जो हमारे दूसरे पार्ट है ना वो कैच करते हैं और रिजल्ट करते हैं उनके प्रोपोर्शनेट बॉडी में। तो अब आपने नोटिस करा था कि जो हाइट एक इंडिविजुअल की वो ज़्यादा होती है या कम होती है, लेकिन पर वो उनके फैमिली मेम्बर से सिमिलर होती है। तो ये तभी होती है क्योंकि हाइट डिपेंड्स होती है उनकी जीन्स की तरफ और उनकी इनहेरिटेड पेरेंट्स से। तभी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट काइंड ऑफ फूड खाएं इन ग्रोइंग ईयर्स में। तो ये हेल्प करती है हमारी बोन्स को, मसल्स को और दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी कि उनको एडिक्वेट नरिशमेंट मिले ग्रोथ के लिए, कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो। आप फाइंड करते हो न्यूट्रिशन नीड जो कि एडोलेसेंट ने डिस्कस करी थी लेटर चैप्टर में। तो अब एडोलेसेंट से बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आता है। आपने नोटिस किया था कि जो बॉयज़ आपकी क्लास में उनमें उनके जो शोल्डर्स हैं बहुत ही ब्रॉडर हो गए और वाइडर चेस्ट हो गई, और बॉयज़ जो कि अगर आप कंपेयर करोगे जूनियर क्लासेस में तो ये तभी होता है क्योंकि वो एंटर कर देते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी में, जब उनके जो शोल्डर है ना वो जनरली ब्रॉड हो जाते हैं और वो रिजल्ट क्या होता है ग्रोथ में। और गर्ल्स में ये जो रिलीजियस गर्ल्स में उनके जो रिलीजन होते हैं ना, रीजन उनकी बिलो वेस्ट से वो भी वाइडर हो जाती है। तो बॉयज़ में जो मसल्स है ग्रोथ की वो ग्रो करती है बहुत ही प्रोमिनेंटली। गर्ल्स की अगर वो चेंज होती है वो अकरिंग होती है एडोलेसेंट बॉयज़ और गर्ल्स में वो डिफरेंट होती है बहुत ज़्यादा। अब आगे वॉइस चेंज। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं कि कभी कभार जो वॉइस होती है ना कुछ बॉयज़ के क्लास में वो क्रैक्स करती है। तो जो प्यूबर्टी है ना जो वॉइस बॉक्स की है या फिर लैंड्रेक्स की वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। जो बॉय है वो डेवलप करते हैं लार्जर वॉइस बॉक्स। तो जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है बॉयज़ में वो दिखता है हमें प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट में, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। गर्ल्स में जो लैंड्रेक्स है ना वो हार्डली विजिबल होता है आउटसाइड से क्योंकि वो स्मॉल साइज़ का होता है। जनरली गर्ल्स में बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस होती है और जबकि जो बॉयज़ में बहुत ही डीप वॉइस होती है। एडोलेसेंट में जो बॉयज़ है कभी कभार उनकी जो मसल्स है वो ग्रोथ हो जाती है उनके वॉइस बॉक्स से जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं या फिर जब वॉइस उनकी भी कम हो जाती है हॉर्स, ठीक है। ये स्टेट करता है और वो रिमेन्स करता है कुछ दिनों के लिए और कुछ वीक्स के लिए जब उनकी जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाती है। अब उनकी एक्टिविटी जैसे कि स्वेट्स और सेबेसियस ग्लैंड्स में भी आ जाती है उनके। जब प्यूबर्टी होती है तो ये जो सेक्रीशन होती है ना स्वीट ग्लैंड का और सेबेशियस ग्लैंड्स का तो वो इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। जो यंग पीपल है उनको एन हो जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं फेस में इस समय में क्योंकि उनकी जो इंक्रीज एक्टिविटी है ना ग्लैंड्स आ जाती है उनकी स्किन में।
अब आगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो अब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस लेसन में आपने देखा होगा कि ऑर्गन्स ह्यूमंस की और प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स की, जैसे कि टेस्ट हो गया, पेनिस डेवलपमेंट हो गया, कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो टेस्ट है ना, ये बिगिन करते हैं कि वो प्रोड्यूस करें उनके स्पर्म्स। गर्ल्स में जो ओवरीज है ना वो लार्ज हो जाती है और वो एग बिगिन होता है कि वो मैच्योर होए। सारे जो ओवरीज है वो स्टार्ट करते हैं रिलीजिंग मैच्योर एग। अब वो उनकी मेंटल मतलब कि उनकी जब वो मेंटल हेल्थ में जाते हैं या फिर वो मतलब कहीं इमोशनली मैच्योरिंग होते हैं, तो फिर वो अब इनमें ये बता रखा है कि वो कैसे कैसे ग्रो होते हैं, कि उनकी जो मेंटली वॉइस है और उनकी इमोशनल मैच्योरिंग है वो दे रखा है। तो ये जो एडोलसेंस है ये एक पीरियड ऑफ चेंज होता है जिसमें जो पर्सनेज है वो अलग ही तरह का सोचने लगता है। जो एडोलसेंस है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है पहले से और बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है। जो इंटेलेक्ट डेवलपमेंट होता है ना वो टेक प्लेस होता है जब वो टेंड करते हैं कि वो स्पेंड करें कंसिडरेबल टाइम थिंक करने के लिए। इनफैक्ट उनका जो वो ऑफन जो टाइम करते हैं ऑनेसिस लाइफ में करते हैं जब जो ब्रेन है ना वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी हो जाती है लर्निंग के लिए। कभी कभार जो एडोलेसेंट है ना वो फील करते हैं इनसिक्योर जब वो ट्राई करते हैं कि वो एडजस्ट करें चेंजेस हमारी बॉडी में और माइंड में। पर जो एडोलेसेंट लर्नर है आप भी जानते होंगे उनमें कोई भी रीज़न नहीं होता कि वो फील करें इनसिक्योर। तो ये जो चेंजेस है ये नेचर के पार्ट होते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अब आ गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आपने लर्न किया होगा चैप्टर 9 में कि जो टेस्टिस है और ओवरीज है ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स और स्पर्म्स और ओवा। गर्ल्स में उनकी जो ब्रेस्ट होती है बिगिन करती है और वो डेवलप करती है प्यूबर्टी, और बॉयज़ की बिगिन करती है कि वो ग्रो करती है उनकी फेशियल हेयर और उनकी मॉस्चैग्स और बियर्ड। इनमें जो फीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि वो डिस्टिंग्विश करें मेल फीमेल से। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ डेवलप करते हैं उनकी हेयर चेस्ट में, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के हेयर ग्रो करते हैं अंडर दी आर्म्स और रीजन अबव दी थाई और पब्लिक रीजन में। तो जो चेंजेस है ना ये अकर होते हैं एडोलेसेंट में, जो कि कंट्रोल होता है हमारी हार्मोन से। जो हार्मोन्स है ना केमिकल सब्सटेंस है और ये सेक्रेशन करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और एंडोक्राइन सिस्टम का। तो जो मेल हार्मोन्स है और यहाँ फिर टेस्टोस्टेरोन्स है ना ये बिगेन करते हैं कि वो रिलीज़ करे टेस्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये कॉजेस करता है चेंज बॉयज़ में। और ये जो आपने लर्न किया होगा जैसे कि ग्रोथ हो गया फेशियल हेयर का, तो फिर एक बार जो प्यूबर्टी रीच हो जाती है उनकी गर्ल्स में तो ओवरी बिगिन करता है कि वो प्रोड्यूस करे फीमेल हार्मोन्स में और एस्ट्रोजन में, जो कि उनकी जो ब्रेस्ट को डेवलप करता है। ठीक है, जो मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स है ना या फिर मेमोरी ग्लैंड्स है भी डेवलप करती है इनसाइड द ब्रेस्ट। तो जो प्रोडक्शन होती है इन हार्मोन्स का अंडर द कंट्रोल ऑफ दूसरे हार्मोन्स का सेक्रीशन का, वो एंडोक्राइन ग्लैंड को करती है, जो जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अब आ गया रोल ऑफ हार्मोन इनिशियली रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स इनटू दी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में कि वो रीच करें इनके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। तो ये जो टारगेट साइट है रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन्स की तरफ। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं या फिर डक्ट्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडीज़ में। तो जो टेस्ट और ओवरी है ये सेक्रेट करता है सेक्स हार्मोन्स। तो आपने लर्न किया होगा इन हार्मोन्स के बारे में कि ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। फॉर जो ये जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना और दूसरे कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, तो ये जो पिट्यूटरी सेक्रेट करती है बहुत सारे हार्मोन्स, एक बार जब ये बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मैच्योर करते हैं ओवरीज और स्पर्म्स कि वो फॉर्म करे टेस्ट। तो अब आ गई रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन।
तो अब आगे जो एडोलेसेंट्स है ना, ये कैपेबल होते हैं कि वो रिप्रोडक्शन करें जब उनके जो टेस्टिस और ओवरी बिगिन करते हैं कि वो प्रोड्यूस करे गैमेट्स। तो ये जो कैपेसिटी होती है मैच्योरेशन की और प्रोडक्शन की, जब वो गैमेट्स को प्रोडक्ट करते हैं तो ये लास्ट होती है बहुत ज़्यादा लॉन्गर टाइम मेल से फीमेल से कम। तो जो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है लाइफ की, वो बिगिन करती है प्यूबर्टी में, और उनकी जनरली वो लास्ट करती है एज ऑफ कम से कम 45 से 50 ईयर्स तक। तो ये ओवर बिगिन करती है कि वो मैच्योर करे ऑनसेट प्यूबर्टी का। जब ओवर मैच्योर करता है और वो रिलीज हो जाता है एक ओवरी में, तो ये 28 से 30 डेज में करता है। जब जो पीरियड होता है ना वॉल ऑफ यूट्रस, ये बिकम करता है थिक हो जाता है, और वैसे ही वो रिसीव करता है एग। इस केस में जो फर्टिलाइज हो जाता है और वो बिगिन करता है कि वो डेवलप करे, तो ये रिजल्ट क्या करता है प्रेगनेंसी में। अगर जो फर्टिलाइजेशन है वो अकर नहीं करेगा तो जो रिलीज एग है और जो थिकन्ड लाइनिंग है यूट्रस की ब्लड वेसल से वो शेड ऑफ हो जाएगी। तभी होगी जब वो मेंस में ब्लीड करते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन है ये अकर होती है 28 से 30 डेज तक। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन करता है प्यूबर्टी में, और जिसको हम क्या कहते हैं मेनार्की। जब 45 से 50 ईयर्स में एज में तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। तो जो स्टॉपेज मेंस्ट्रुअल, इसको हम क्या कहते हैं मेनोपॉज। इनिशियली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इरेगुलर होती है और कभी कभार ये रेगुलर बन जाती है। अब आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये कंट्रोल होती है हार्मोन से। तो जो साइकिल ये इंक्लूड करती है मैच्योरेशन ऑफ एग का, और वो रिलीज करती है थिकनिंग ऑफ यूट्रिन वॉल और उसकी ब्रेकडाउन अगर जो प्रेगनेंसी है वो अकर नहीं करती। इस केस में जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है और वो बिगिन करते हैं कि वो डिवाइड करे, फिर वो एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में फॉर द डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि आपने चैप्टर 9 में पढ़ा था 23। अब है हाउ इज सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड, कि वो बॉय है या फिर गर्ल है। जब फर्टिलाइज्ड एग या फिर जायगोट में वो इंस्ट्रक्ट होता है डिटरमिंग सेक्स ऑफ बेबी के लिए, तो जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग में। रिकॉल करिए चैप्टर 8 में कि जो क्रोमोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस हर सेल का। जो सारी ह्यूमन बींग है उनमें 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियर ऑफ सेल्स में। तो जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बाद, तो इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसको हम एक्स या वाई भी कहते हैं। तो ये जो फीमेल के 2x होते हैं क्रोमोसोम्स, और जबकि मेल के 1 होते हैं और 1 वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो गैमेट्स हैं उनमें सिर्फ एक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। पर जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 काइंड के होते हैं। एक काइंड का हो गया एक्स क्रोमोसोम और दूसरे काइंड का हो गया वाई क्रोमोसोम। जब स्पर्म में वो कंटेन करता है एक्स, तो जो क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है एग को, और जायगोट जो है उनमें 2 एक्स होता है क्रोमोसोम्स और वो डेवलप करता है फीमेल चाइल्ड में। अगर जो स्पर्म है वो कंट्रीब्यूट करता है वाई क्रोमोसोम एग की तरफ, तो जो फर्टिलाइजेशन है तो जो जायगोट है ये डेवलप करेगा मेल चाइल्ड में। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप ये जान ही गए होंगे कि सेक्स क्रोमोसोम फादर में डिटरमाइन होता है सेक्स उनके अनबॉर्न बेबी में। तो ये बिलीव करिए कि जो मदर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स ऑफ उसके बेबी की तरफ, और कम्प्लीटली वो गलत है कि वो ब्लेम करे, कि वो टोटली अनजस्टिफाइड है। अब आगे हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स के अलावा तो जो हार्मोन्स है वो सेक्रेटेड होते हैं पिट्यूटरी स्टिमुलर टेस्टिस में और उनके ओवरीज में, कि वो प्रोड्यूस करें उनके हार्मोन्स। तो आप भी जानते ही होंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड में, ये अटैच होते हैं ब्रेन की तरफ। अब अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड,
तो जो टेस्ट और ओवरी है ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे थायराइड, पैंक्रिया और एड्रिनल। अब आगे पूजो और पहेली ने एक बार विजिट किया था उनके आंट के घर, जो कि एक डॉक्टर थे, और उन्होंने रिमेम्बर किया था कि एक बॉय था जिसका नाम काका था और वो बहुत ही बिग था और उनकी बल्गिंग थ्रोट थी। तो उनकी आंट ने बोला कि जो काका था वो सफ़र कर रहा था एग्रॉयडरी में और ये डिजीज़ होती है थायराइड ग्लैंड की। तो जो काका के जो थायराइड ग्लैंड था ना वो प्रोड्यूस नहीं करता था अच्छा हार्मोन थायरॉक्सिन। तो उनकी आंट ने ये भी बताया कि जो उनके अंकल थे वो सफ़र कर रहे थे एडियाबेटिसी से, क्योंकि उनके जो पैंक्रिया थे वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। तो जो उनके जो हार्मोन्स है वो इंसुलिन हो रहे थे और बहुत ही सफिशेंट क्वांटिटी में हो रहे थे। तो बूजो और पहेली ने फिर उनकी आंट को आस्क करा कि उनके एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में, जो कि आपको शो कर रहा है चार्ट हंग के, जो कि वॉल पे टंगा है क्लिनिक के। तो आंट ने उनको बताया तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स की तरफ, जो कि मेंटेन करते हैं करेक्ट सॉल्ट बैलेंस ब्लड में। तो एड्रिनल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। तो जो एड्रेनालिन है ये हेल्प करता है बॉडी को कि वो एडजस्ट करे और वो स्ट्रेस में, जब जो वन है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो और एम्बेरस हो या फिर वो वरिड हो। तो जो थायराइड और एड्रिनल्स ये सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स जब वो रिसीव करते हैं ऑर्डर पिट्यूटरी थ्रू उनके हार्मोन्स की तरह। तो पिट्यूटरी है ये सेक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, जो कि नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ एक पर्सन के लिए। अब है रोल ऑफ हार्मोन्स, जो कि कंप्लीट करें लाइफ हिस्ट्री इंसेक्ट्स की और फ्रॉग की। आपने लर्न किया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म के बारे में और फ्रॉग के बारे में। तो जो कैटरपिलर है वो पास करता है वेरियस स्टेजेस कि वो एक एडल्ट मॉथ बने। जब वो रिकॉल करिए क्लास 7 में स्टेजेस लाइफ हिस्ट्री मॉथ की, वैसे ही तो जो टैडपोल है ना ये पास करता है सर्टेन स्टेजेस कि वो एक फ्रॉग बने। तो जब चेंज लावा से एडल्ट में बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो जो मेटामॉर्फोसिस है इंसेक्ट में कंट्रोल होता है इंसेक्ट के हार्मोन्स के ऊपर। फ्रॉग में ये कंट्रोल होता है थायरॉक्सिन से, और जो हार्मोन्स है ना ये प्रोड्यूस होते हैं थायराइड से। तो जो थायरॉक्सिन प्रोडक्शन है ये रिक्वायर करता है प्रेजेंस आयोडीन वाटर का। अगर जो वाटर है जब टैडपोल जब ग्रो करता है तो वो उनमें सफिशिएंट आयोडीन नहीं होती, तो जो टैडपोल है ना वो एडल्ट नहीं बन पाएगा। अब आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है एक इंडिविजुअल का, वो रिगार्ड करता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ। ये रखने के लिए उनकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए जो हर एक ह्यूमन बीइंग होता है ना अपने स्टेज में उनको एक बैलेंस डाइट चाहिए। तो जो पर्सन है ना ये एब्जॉर्व कर मतलब कि उनको एब्जॉर्व वो मतलब कि जो खाना एब्जॉर्व करेंगे है ना, और वो जो डायरेक्ट न्यूट्रिएंट आएंगे तो तभी तो उनको हेल्थी खाना देते हैं और बैलेंस डाइट देते हैं। ठीक है, जो पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहिए पर्सनल हाइजीन, जो कि अंडरटेक करता है एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज में। तो जब एडोलसेंस होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है बॉडी जब ग्रो करती है। तो जो न्यूट्रिशन है ना उसको एडोलसेंट चाहिए होती है। जो एडोलसेंट है ना एक स्टेज होता है रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तभी ये जो डाइट है ना एक एडोलसेंट की वो केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए। आपने लर्न किया होगा कि जो बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल करिए कि जो बैलेंस डाइट का मतलब कि जो मील जो कि इंक्लूड करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स, वो रिक्वेस्ट करता है प्रोपोर्शन। हमारी इंडियन मील में जैसे कि रोटी, राइस, दाल, पल्सेस और वेजिटेबल है वो एक बैलेंस डाइट है। मिल्क जो है वो भी बैलेंस डाइट है इटसेल्फ, मतलब खुद में मिल्क एक बैलेंस डाइट है। जो फ्रूट्स है वो उनको प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। इन्फेंट्स के लिए जो मदर्स मिल्क है ना वो प्रोवाइड करती है नरिशमेंट जो उनको चाहिए होती है। आयरन बिल्ड करता है ब्लड, और आयरन रिच फूड जैसे कि लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी ये गुड होती है एडोलेसेंट्स के लिए।
चेक करिए जैसे कि लंच और डिनर के लिए अपने मील में कि जो आपकी जो मील है वो बैलेंस है और न्यूट्रिशियस है। तो ये इंक्लूड करती है सीरियल जो कि आपको एनर्जी देगा, और मिल्क, मीट, नट्स और पल्सेस जो कि प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन आपकी ग्रोथ के लिए। और ये इंक्लूड नहीं करेगा फैट, तो ये इंक्लूड करता है फैट्स और शुगर की वो एनर्जी दे। तो अब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बताइए कि वो प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। जो चिप्स हो गए, पैकेट्स हो गए या फिर थिन स्नैक्स हो गए ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तो है लेकिन पर वो कोई एनर्जी नहीं देगा, ना वो न्यूट्रिशनल उनकी कोई वैल्यू है। तो अब है पर्सनल हाइजीन। सबको बात करना चाहिए एटलीस्ट वंस हर दिन में, क्योंकि नेसेसरी है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि वो इंक्रीज़ करती है उनकी एक्टिविटी और उनकी स्वीट ग्लैंड्स में। कभी कभार वो उनकी बॉडी को स्मेली करते हैं, जो सारे पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो वॉश हो जाते हैं। तो वो वॉश हो जाता है और क्लीन होने चाहिए हर रोज़। अगर जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन नहीं होगी तो जो चेंजेस है ना, जैसे कि कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स को तो स्पेशल केयर रखनी चाहिए क्लीननेस के, जैसे कि टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए उनको एक ट्रैक रखना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह, और वो प्रिपेयर होना चाहिए ऑनसेट मेंस्ट्रुअल के लिए। अब आगे फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग और प्लेइंग फ्रेश एयर में वो आपकी बॉडी को फिट और हेल्थी रखेगा। जो सारे यंग बॉयज़ या गर्ल्स हैं उनको वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। अब ड्रग्स को हमें नो कहना चाहिए, क्योंकि जो एडोलेसेंटिक पीरियड होता है जब जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में और माइंड में, वो एक नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप के लिए होती है। तो आप कंफ्यूज मत रहिए या फिर इनसिक्योर नहीं रहिए, क्योंकि आपकी बॉडी सजेस्ट करती है कि जो कि आपको आराम मिले। अगर आप कुछ ड्रग्स लेंगे तो फिर वो अनलेस वो प्रिस्क्राइब होगा, मतलब डॉक्टर भी उसको मना करेगा, तो जो ड्रग है वो एडिक्टिव होते हैं। अगर आप उनको लेंगे तो आपको, अगर आप एक बार उनको ले लेंगे तो आपको बार बार आदत लग जाएगी और वो आपको बॉडी को भी हार्म करेंगे और उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस को आपको वो ख़राब कर देंगे। आपने हर्ड किया होगा एड्स के बारे में, जो कि कॉज होती है डेंजरस वायरस की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, हिव। तो जो वायरस है ना, ये पास होता है नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में तरह, और ये शेयर करता है सिरिंज जो कि यूज होता है इंजेक्टिंग ड्रग्स के लिए, और ये ट्रांसमिट होता है एक इन्फेंट्स की तरफ से और दूसरे इन्फेक्टेड मदर को दूध से। तो जो वायरस है ट्रांसमिट करता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन जो कि इन्फेक्टेड होता है HIV से। तो अब हमने पूरा चैप्टर 10 ख़त्म कर लिया है। तो if you love the video, please like, share and subscribe to my channel.